13 जून 2012 को एक फिल्म रिलीज होती है और उस दिन थिएटर से बाहर निकलते हुए ज्यादातर लोग किसी बड़े स्टार या कहानी की नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी की बात कर रहे होते हैं जो फिल्म में बीच बीच में दिखाई दिया था, जिसकी मौजूदगी महसूस तो हुई थी लेकिन जिसकी पहचान किसी के दिमाग में पूरी तरह से बैठ नहीं पाई थी। इसलिए बाहर निकलते हुए लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि यार ये जो बीच बीच में दिख रहा था ना, ये एक्टर आखिर कौन था। नाम किसी को याद नहीं आ रहा, चेहरा फेमिलियर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन फिर भी कोई कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पा रहा था कि हाँ ये वही एक्टर है या इसका नाम ये है। और इसी सवाल के अंदर एक बहुत बड़ी आयरनी छुपी हुई थी, क्योंकि जिस आदमी के बारे में लोग उस दिन क्यूरियोसिटी के साथ बात कर रहे थे, वो आदमी पिछले 10 साल से ज्यादा समय से बॉलीवुड में सिर्फ सफल होने की नहीं बल्कि टिके रहने की कोशिश कर रहा था। हर साल, हर महीने, हर नए प्रोजेक्ट के साथ ये उम्मीद लेकर कि शायद इस बार चीजें बदलें, शायद इस बार कोई उसे सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि पहचाने भी। आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उसका नाम पंकज त्रिपाठी है, लेकिन ये कहानी उस तरह की नहीं है जिसे आमतौर पर सक्सेस स्टोरी कहा जाता है, क्योंकि ये फेम की कहानी नहीं है, ये ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है और ना ही ये उस तरह की कहानी है जिसमें कोई अचानक चमक जाए और इंडस्ट्री उसे सिर आंखों पर बैठा ले। ये कहानी डिले की है, ऐसी डिले की जो इतनी लंबी खिंच जाती है कि ज्यादातर लोग इस बीच टूट जाते हैं, अपने सपनों पर शक करने लगते हैं या फिर चुपचाप ये मान लेते हैं कि शायद ये रास्ता उनके लिए बना ही नहीं था। और जिस वजह से बॉलीवुड ने पंकज त्रिपाठी को सालों तक इग्नोर किया, जिस वजह से उन्हें कभी हीरो नहीं माना गया, कभी सेंटर स्टेज पर नहीं रखा गया और ज्यादातर समय बैकग्राउंड में ही सीमित रखा गया, वही वजह आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। लेकिन उस बात पर हम अंत में आएंगे। उससे पहले उस समय पर चलते हैं जब कोई कैमरा नहीं था, कोई स्पॉटलाइट नहीं थी, कोई इंटरव्यू नहीं था, कोई इंडस्ट्री वैलिडेशन नहीं था और कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये आदमी कभी एक्टर बन सकता है। क्योंकि उस समय पंकज त्रिपाठी सिर्फ बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव बेलसंड का एक साधारण सा लड़का था, जहां जिंदगी बहुत बेसिक थी और जहां बच्चों से ये नहीं पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनना है, बल्कि ये बताया जाता था कि जिंदगी कैसे निकाली जाती है। खेत, स्कूल, परिवार और रोजमर्रा की जरूरतें ही सबसे बड़ा सच थीं और फिल्मों की बातें वहां तक पहुंचती जरूर थीं, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के तौर पर, किसी करियर ऑप्शन के तौर पर नहीं। उनके परिवार का बैकग्राउंड भी बिल्कुल साधारण था और यही वजह थी कि एक्टिंग या थिएटर जैसे शब्द घर में शायद ही कभी बोले गए हों। पंकज भी शुरुआत में किसी एक्टर बनने का सपना लेकर नहीं चले थे, बल्कि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे थे, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे और जिंदगी को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे थे जैसी वो सामने थी। लेकिन फर्क ये था कि वो लोगों को बहुत ध्यान से देखते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी चुप्पी, उनका गुस्सा, उनकी बातें, और यही ऑब्जर्वेशन आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। गांव के लोक नाटक, रामलीला और छोटे मंचों पर जब उन्होंने पहली बार अभिनय किया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं है, बल्कि इंसानों को समझने का एक जरिया है। तालियां मिली, पहचान मिली, लेकिन ये पहचान बहुत छोटी थी और बहुत सीमित थी, और उस समय ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस था, कोई बड़ा सपना नहीं। दिल्ली जाना और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था। एनएसडी का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि अब सक्सेस गारंटीड है, लेकिन सच्चाई यह है कि एनएसडी आपको क्राफ्ट सिखाता है, इंडस्ट्री नहीं। यहाँ आपको अभिनय की गहराई समझाई जाती है, किरदारों को जीना सिखाया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बाहर की दुनिया कैसे काम करती है। पंकज त्रिपाठी ने एनएसडी में एक्टिंग सीखी, स्टेज पर काम किया, डिसिप्लिन सीखा और खुद को एक सीरियस एक्टर के तौर पर तैयार किया। लेकिन जब वो मुंबई पहुंचे, तब उन्हें बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि यहाँ टैलेंट से ज्यादा पैकेजिंग मायने रखती है। यहाँ सवाल ये नहीं था कि आप कितना अच्छा अभिनय करते हैं, बल्कि ये था कि क्या आप बिक सकते हैं या नहीं। मुंबई में पंकज त्रिपाठी का स्ट्रगल ड्रामेटिक नहीं था, कोई एक बड़ा रिजेक्शन नहीं था, कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं था जहां उन्हें बाहर निकाल दिया गया हो। उनका स्ट्रगल साइलेंट था और शायद यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा पेनफुल था। ऑडिशंस होते थे, मीटिंग्स होती थीं, लेकिन रिस्पॉन्सेज रेयरली आते थे। कई बार उन्हें कहा जाता कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस रोल के लिए फिट नहीं हैं। धीरे धीरे छोटे रोल्स मिलने लगे, कभी किसी फिल्म में पुलिस वाला, कभी किसी सीरीज में छोटा सा कैरेक्टर, कभी बैकग्राउंड में खड़ा एक आदमी जो सीन में मौजूद तो है लेकिन कहानी का हिस्सा नहीं बनता। ये रोल्स टेक्निकली काम थे, लेकिन करियर नहीं थे। पैसे आते थे लेकिन पहचान नहीं बनती थी। और यहीं से वो फेज शुरू होता है जिसे इनविजिबिलिटी कहते हैं, जहां आप इंडस्ट्री में होते हैं, फिल्मों में होते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस मैटर नहीं करती। लोग आपको देख लेते हैं लेकिन याद नहीं रखते, और ये किसी भी एक्टर के लिए सबसे डेंजरस स्थिति होती है। पंकज त्रिपाठी के साथ यही हो रहा था। वो लगातार काम कर रहे थे, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही थी।
इंडस्ट्री ने उन्हें एक यूटिलिटी एक्टर बना दिया था। जब भी किसी डायरेक्टर को एक सीरियस चेहरा चाहिए होता, अथॉरिटी वाला आदमी चाहिए होता, वो पंकज त्रिपाठी को बुला लेते। सीन अच्छे से हो जाता लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता। इस फेज में सबसे पेनफुल चीज़ कंपैरिजन होती है। आप अपने बैचमेट्स को आगे बढ़ते देखते हैं, कुछ लोग लीड रोल्स करने लगते हैं, कुछ अवार्ड्स जीतते हैं और आप वहीं खड़े रहते हैं। सेल्फ डाउट धीरे धीरे अंदर बैठ जाता है। सवाल आने लगते हैं कि क्या मैंने सही रास्ता चुना है, क्या थिएटर एक गलती थी, और क्या ये स्ट्रगल कभी खत्म होगा भी या नहीं। यहाँ तक आते आते पंकज त्रिपाठी का स्ट्रगल सिर्फ करियर का नहीं रह जाता, ये स्ट्रगल पहचान का बन जाता है। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो लगातार काम कर रहे हैं, फिल्मों में दिख रहे हैं, इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन अंदर से एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा डेंजरस कुछ नहीं होता कि वो काम तो करे लेकिन आगे बढ़ता हुआ महसूस ना करे। यही वो फेज था जहां हर नया रोल उम्मीद नहीं बल्कि थकान लेकर आता था, क्योंकि पता था कि ये भी शायद उसी लाइन में जुड़ जाएगा जहां पिछले 10 साल जुड़ते आए हैं। फाइनेंशियल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। मुंबई जैसे शहर में टिके रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपकी इनकम अनप्रिडिक्टेबल हो। कुछ महीने ठीक जाते, कुछ महीने बहुत टाइट। और असली चोट पैसों से नहीं लगती। असली चोट तब लगती है जब आपको लगने लगता है कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, कि शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय एक ऐसे सपने में बर्बाद कर रहे हैं जो कभी पूरा ही नहीं होगा। सबसे पेनफुल मोमेंट्स वो होते हैं जब आप अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ते देखते हैं, वही बैचमेट्स, वही थिएटर बैकग्राउंड, वही शुरुआती स्ट्रगल, लेकिन अब कोई लीड रोल्स कर रहा है, कोई इंटरव्यूज दे रहा है, कोई अवार्ड्स जीत रहा है, और आप वहीं खड़े हैं, उसी जगह, उसी कैटेगरी में। उस वक्त सवाल बाहर से नहीं आते, सवाल अंदर से आते हैं। क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? या फिर मैं बस सही जगह पर गलत समय पर आ गया हूं? यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। बहुत से एक्टर्स इसी फेज में इंडस्ट्री छोड़ देते हैं, क्योंकि ये ब्रेकडाउन एक दिन में नहीं आता, ये रोज रोज अंदर से इंसान को घिसता है। पंकज त्रिपाठी के लिए भी ये समय आसान नहीं था। कई बार ऐसा लगा कि शायद डेस्टिनी यही है, हमेशा बैकग्राउंड में रहना, कभी सेंटर स्टेज न मिलना। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इंडस्ट्री ने उन्हें बाहर नहीं निकाला, इंडस्ट्री ने उन्हें कंफर्टेबल बना दिया, जिससे बाहर निकलने की अर्जेंसी भी नहीं रही। जिस दौर में पंकज त्रिपाठी स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौर में इंडस्ट्री को ऐसे एक्टर्स नहीं चाहिए थे जो अंडरस्टेटेड हों, ग्राउंडेड हों, या जो ज्यादा रियल लगते हों। उस समय डिमांड थी फ्लैशी हीरोज की, ग्लैमरस फेसेस की, लाउड परफॉर्मेंसेस की। पंकज त्रिपाठी इन सब में फिट नहीं बैठते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ओटीटी के आने के साथ पूरी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बदल गया। अब फिल्मों की तरह सिर्फ ओपनिंग वीकेंड मायने नहीं रखता था, अब कैरेक्टर आर्क्स मायने रखते थे, लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग मायने रखती थी। और यहीं पर पहली बार इंडस्ट्री को ऐसे एक्टर्स की जरूरत महसूस हुई जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि इंसान लगे। मिर्जापुर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना। कलीन भलिया का किरदार लाउड नहीं था, फ्लैशी नहीं था, लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत हैवी थी। पंकज त्रिपाठी ने इस किरदार को ओवरप्ले नहीं किया, उन्होंने इसे कंट्रोल के साथ निभाया। उनका काम, उनकी साइलेंस, उनका मेजर्ड एग्रेशन, यही सब उस कैरेक्टर की ताकत बना। ऑडियंस को पहली बार एहसास हुआ कि एक्टिंग चिल्लाने का नाम नहीं है, एक्टिंग होल्ड करने का नाम है। कलीन भैया का डर उसकी आवाज में नहीं, उसकी चुप्पी में था। और यही वजह है कि ये किरदार पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। ओटीटी ने पंकज त्रिपाठी को वो स्पेस दिया जो बॉलीवुड ने सालों तक नहीं दिया। यहाँ उन्हें एज के लिए जज नहीं किया गया, यहाँ उन्हें लुक्स के लिए जज नहीं किया गया, यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर थी। और यही वो मोमेंट था जहां इंडस्ट्री को एहसास हुआ कि जिसे वो सालों तक साइड में रखती रही, वही एक्टर अब सेंटर स्टेज संभाल सकता है। पंकज त्रिपाठी की राइज किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी। कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई अचानक सुपरस्टार टैग नहीं लगा। उनकी राइज धीरे धीरे हुई, लेयर बाय लेयर। प्रोजेक्ट्स बढ़ते गए, रोल्स बड़े होते गए, लेकिन उनकी अप्रोच वही रही। उन्होंने कभी खुद को हीरो साबित करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस अपने किरदारों को ऑनेस्ट रखा। अवार्ड्स आए, अप्रिसिएशन मिली, लेकिन ये सब लेट आया। और शायद यही वजह है कि ये रिकग्निशन ज्यादा ग्राउंडेड थी। डायरेक्टर्स उन्हें कास्ट करते हैं क्योंकि वो भरोसेमंद हैं। राइटर्स उनके लिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक्टर स्क्रिप्ट के साथ जस्टिस करेगा। और ऑडियंस उन्हें देखती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा। ये स्टारडम नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी है। और क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने में सालों लगते हैं, लेकिन वंस बन जाए तो बहुत मुश्किल से टूटती है। पंकज त्रिपाठी की कहानी सिर्फ सक्सेस की कहानी नहीं है, ये पेशेंस की कहानी है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने इंडस्ट्री के हिसाब से खुद को नहीं बदला, बल्कि इंडस्ट्री को मजबूर किया कि वो बदलें। उनकी लेगेसी बॉक्स ऑफिस नंबर्स में नहीं मापी जाएगी। उनकी लेगेसी इस बात में होगी कि उन्होंने एक्टिंग को फिर से क्रेडिबल बनाया। उनकी असली जीत ये नहीं है कि आज वो फेमस है, उनकी असली जीत ये है कि आज वो ट्रस्टेड है। और ये ट्रस्ट किसी पीआर कैंपेन से नहीं आता, ये सालों की चुपचाप मेहनत से आता है।
और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो उनकी कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है कि अगर पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर को पहचान मिलने में इतना समय लग सकता है, तो सोचिए कितने और टैलेंट्स रास्ते में ही टूट गए होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतनी देर इंतजार नहीं कर पाए।